नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान। आज की इस वीडियो में हम बीए फाइनल ईयर के सिलेबस के अंतर्गत आने वाले पाश्चात्य राजनीतिक विचारक नाम का जो पेपर है उसमें अरस्तु के विचारों का अध्ययन कर रहे थे। तो इसके अंतर्गत हम अरस्तु के क्रांति संबंधी विचारों का अध्ययन आज के इस वीडियो में करेंगे। तो अरस्तु के क्रांति संबंधी जो विचार हैं तो उसके क्रांतियों के कारण क्या हैं, निवारण के उपाय क्या हैं, अरस्तु ने क्या उपाय बताए हैं, उनका अध्ययन हम आज की इस वीडियो में करेंगे। तो अरस्तु के क्रांति संबंधी जो विचार हैं, तो आप जब क्रांति का शब्द को अपने जहन में लाते हैं तो आपको इंग्लैंड की क्रांति या फ्रांसीसी क्रांति या रूसी क्रांति जहन में आती होगी। तो अरस्तु का जो क्रांति संबंधी विचार है वो इन क्रांतियों की धारणा से मेल नहीं खाता। अरस्तु तो कहता है कि राज्य, संविधान या शासन सत्ता में जो भी छोटा बड़ा परिवर्तन होता है, भले वो मामूली परिवर्तन ही क्यों ना हो, तो भी वो क्रांति कहलाता है। अब क्रांतियों के कारण क्या क्या हैं, तो इसके तीन कारण बताते हैं। पहला है सामान्य कारण। अगर असमानता और अन्याय हो रही है तो इसकी वजह से क्रांति हो सकती है। दूसरा है विशेष कारण या विशिष्ट कारण। जब शासकों में लालच का भाव आ जाता है और यदि शासन सत्ता का दुरुपयोग होने लगता है या फिर अयोग्य या नकारा व्यक्तियों का शासन हो जाता है या फिर मध्यम वर्ग का अभाव होता है, मीडियम क्लास नहीं होता है राज्य में, और या आर्थिक असंतुलन हो जाता है या फिर बहुत ज़्यादा विदेशी आ जाते हैं राज्य में, तो उससे भी क्रांति हो सकती है। सम्मान की लालसा हो या भय की भावना हो तो भी क्रांति हो सकती है। तो क्रांति के जो ये विशिष्ट कारण हैं ये काफ़ी लंबे हैं। और तीसरा है कि विशेष शासन की व्यवस्थाओं में क्रांति के अलग अलग कारण होते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि एक तंत्र जो होता है उसमें पारिवारिक कलह की वजह से या परस्पर घृणा या द्वेष की भावना की वजह से क्रांति होती है, या फिर शासक द्वारा जनता पर अत्याचार से अगर जनता त्रस्त हो जाए तो शासक अथवा राजा के प्रति जनता फिर विद्रोह कर देती है, क्रांति कर देती है। दूसरा है कि यदि कुलीन तंत्र है, शासन का रूप कुलीन तंत्र है, तो कुलीन तंत्र में शासन में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या सीमित होती है, और यदि समाज के जो अलग अलग वर्ग हैं, विभिन्न वर्ग हैं, उनमें उचित सामंजस्य नहीं हुआ तो भी जनता क्रांति कर देती है। तो कुलीन तंत्र में क्रांति होने का कारण हम ये मान सकते हैं कि अलग अलग वर्ग जो होते हैं उनमें अगर सामंजस्य नहीं होता तो क्रांति हो सकती है। प्रजातंत्र में नेताओं या नेतृत्व की अधिकता के कारण क्रांति होती है। यह नेता निर्धनों या सामान्य जनता को अपने पक्ष में लेकर धनिकों के विरुद्ध क्रांति कर देते हैं। तो ये डेमोक्रेसी में होता है कि जो नेता होते हैं या जो लीडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, गरीबों को या निर्धनों को या सामान्य जनता को अपने साथ ले लेते हैं, और वो लोग जो अमीर होते हैं, पैसे वाले होते हैं, उनके विरुद्ध क्रांति कर देते हैं। तो शासन के तीन रूप हो गए, एक तंत्र, कुलीतंत्र और डेमोक्रेसी यानी प्रजातंत्र। इन तीनों रूपों में अरस्तु महोदय क्रांति के अलग अलग कारण बताते हैं। तो ये क्रांति के कारण थे। अब रोकने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं वो हम संक्षिप्त रूप से देख लेते हैं कि राज्य में किसी भी वर्ग में अगर शक्ति का केंद्रीकरण हो जाता है तो क्रांति हो जाती है, इसलिए केंद्रीकरण को रोकना चाहिए। शक्तियों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, शक्ति विभिन्न वर्गों में बटी हुई होनी चाहिए। जैसे आज के हम लोकतांत्रिक युग में देख सकते हैं कि शक्तियों का केंद्रीकरण नहीं अपितु विकेंद्रीकरण होता है। भारत देश में हम देख सकते हैं कि केंद्र सरकार के पास भी शक्तियाँ होती है, राज्य सरकार के पास होती हैं, स्थानीय स्तर पर जो स्थानीय स्वशासन होता है उसके पास भी शक्तियाँ होती हैं। तो शक्तियाँ बटी हुई होती हैं, तो इससे क्रांति की संभावना नगण्य हो जाती है। नंबर 2 है शासक और शासित के अंदर टीम में सद्भावनापूर्ण विश्वास और संबंधों को अगर बहाल कर दिया जाए तो शासकों के प्रति विश्वास का भाव पैदा हो जाता है और फिर क्रांति नहीं होती है।
और यदि जनता में संविधान और न्याय के प्रति आस्था है तो भी क्रांति को रोका जा सकता है। तो ऐसे उपाय किए जाने चाहिए कि जनता में संविधान और न्याय के प्रति आस्था का भाव हो। विधि का शासन होना चाहिए। देखिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। डायसी ने ये मत दिया था विधि के शासन का। अरस्तु भी पूर्व में इसका समर्थन कर चुके हैं, डायसी तो बहुत बाद में कहते हैं। अरस्तु कहते हैं कि विधि का शासन होना चाहिए, किसी व्यक्ति की मर्जी या इच्छा के अनुसार शासन नहीं होना चाहिए। नंबर 5 है आर्थिक असमानता। 5वां बिंदु है आर्थिक असमानता को दूर करने के प्रयास किए जाने चाहिए। अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है उसको पाटने का काम करे राज्य, तो क्रांति को होने से रोका जा सकता है। और यदि भ्रष्टाचार को रोका जाए तो भी क्रांति को होने से रोका जा सकता है। और जो समाज में अलग अलग वर्ग होते हैं उनमें सत्ता का वितरण कर दिया जाए, शक्तियों का वितरण कर दिया जाए तो भी क्रांति होने से रोका जा सकता है। मध्यम वर्ग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। मिडिल क्लास जब होगा तो वो निम्न वर्ग और उच्च वर्ग के बीच का काम करेगा, दोनों को संतुलित रखेगा। और 9वां बिंदु है कि नागरिकों में बाह्य आक्रमण का कोई भय नहीं हो ताकि वो क्रांति ना कर सके। तो ये प्रमुख बिंदु थे। अब दोस्तों हम इसका विशद या विस्तृत विवेचन कर लेते हैं कि प्लेटो और अरस्तु जो थे, प्लेटो गुरु थे अरस्तु के और अरस्तु शिष्य थे, तो दोनों के सामने सबसे गंभीर और विकट समस्या थी तत्कालीन यूनानी नगर राज्यों की राजनीतिक अस्थिरता। जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी थी वो दोनों के सामने एक चुनौती थी, चैलेंज था। क्रांति या विद्रोह एक सामान्य घटना थी जो इस अस्थिरता का लक्षण थी। परंतु जहां प्लेटो ने द रिपब्लिक के अंतर्गत, प्लेटो की पुस्तक का नाम है द रिपब्लिक और इसका उपशीर्षक है कंसर्निंग जस्टिस, यानी न्याय से संबंधित, क्योंकि इस पुस्तक में न्याय पर अत्यधिक जोर दिया गया था। मैंने पूर्व के वीडियो में आपको बता दिया था, फिर भी एक बार रिपीट कर देते हैं ताकि स्मृतियां हैं वो ताज़ा रहें। परंतु जहां प्लेटो ने द रिपब्लिक के अंतर्गत इसके प्रतिकार के लिए संपूर्ण व्यवस्था के पुनर्निर्माण की योजना प्रस्तुत की और संपत्ति एवं स्त्रियों के साम्यवाद के साथ दार्शनिक राजाओं के शासन का समर्थन किया, वहाँ अरस्तु ने अपनी अमर कृति पॉलिटिक्स, जिसके कि कितने भाग हैं 8, के अंतर्गत ऐसे किसी भी आमूल परिवर्तनवाद यानी कि रेडिकलिज्म का विरोध किया। विल ड्यूरेंट की एक पुस्तक है द स्टोरी ऑफ फिलोसॉफी, यानी दर्शन की कहानी, जो कि 1954 में आई थी। इसके अनुसार एथेंस के लोकतंत्र से जो उथल पुथल पैदा हुई थी और विनाश लीला प्रकट हुई थी, उसे देखकर अरस्तु सच्चे दिल से रूढ़िवादी बन गया था और ठेठ विद्याव्यसनी की तरह उसके मन में व्यवस्था, सुरक्षा एवं शांति की अभिलाषा यानी इच्छा पैदा हुई। उसे लगा कि यह समय राजनीति में विलक्षण प्रयोगों के लिए उपयुक्त नहीं था। अरस्तु ने अनुभव किया कि नए प्रयोग तभी करने चाहिए जब स्थिति अपेक्षाकृत स्थिर हो और हमारे नियंत्रण में हो, जब हमें विश्वास हो कि प्रस्तावित परिवर्तन संपूर्ण व्यवस्था को अस्त व्यस्त नहीं कर देगा। अरस्तु ने यहाँ तक स्वीकार किया कि साधारण कानून में कोई भी परिवर्तन करना एक बुराई है और जब तक इससे कोई बहुत बड़ा लाभ न दिखाई दे तब तक कानून एवं शासन के छोटे छोटे दोषों को भी दार्शनिक सहिष्णुता के साथ सहन कर लेना चाहिए। कानून में परिवर्तन से कोई विशेष लाभ नहीं होगा क्योंकि मनुष्यों के चरित्र को बदलना उतना सरल नहीं है जितनी सरलता से कानून बदल दिए जाते हैं। ये हम चीज़ आज के युग में भी देख सकते हैं कि कानून भले ही बदल दो, दुष्कर्म के ऊपर ढेर सारे कानून आते हैं, कठोर से कठोर कानून लागू कर दो, लेकिन जब तक नागरिकों का चरित्र नहीं बदलेगा, पुरुषों की मानसिकता नहीं बदलेगी, उनका चरित्र नहीं बदलेगा, समाज का हमारा चरित्र नहीं बदलेगा, तब तक ऐसे ही इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। कानूनों की कमी नहीं है, खूब कठोर कानून है हमारे यहाँ, लेकिन बात यह है कि चरित्र में कहीं ना कहीं हमारे में खामी है, नागरिकों के चरित्र में दोष है। तो उसको आप कानून तो धीरे धीरे करके बदल देते हो, तेज़ी से बदल सकते हैं, और लेकिन नागरिकों के चरित्र को बदलना बहुत मुश्किल काम है, टेढ़ी खीर है। हमें युग युग के अनुभव की अवहेलना नहीं करनी चाहिए क्योंकि जिस मार्ग पर चलते चलते हम युगों से अभ्यस्त हो चुके हैं उसे अचानक या सहसा तिलांजलि देकर नई दिशाओं की ओर अग्रसर होना खतरे से खाली नहीं है।
यदि कोई और वस्तु उत्तम होती तो वह अभी तक अज्ञात न रहती। इस तर्क के आधार पर वह प्लेटो के आमूल परिवर्तनवादी प्रस्तावों को अस्वीकार कर देता है, क्योंकि उनमें संपत्ति और स्त्रियों के साम्यवाद की जो योजना रखी गई थी वह युग युग के अनुभव के प्रतिकूल थी। प्लेटो ने मानव स्वभाव की बुनियादी यानी आधारभूत त्रुटियों की अनदेखी करके उसके अत्यंत उदात्त रूप की कल्पना की थी। उदात्त यानी श्रेष्ठ रूप की कल्पना की थी, जो वस्तु स्थिति से बहुत दूर हटी हुई थी। अरस्तु के शब्दों में राजनीतिक विज्ञान मनुष्य का निर्माण नहीं करता, बल्कि इसे उसके प्राकृतिक रूप में ही स्वीकार कर लेना चाहिए। अतः अरस्तु ने नगर राज्यों में राजनीतिक स्थिरता लाने के लिए उनके पुनर्निर्माण की कोई योजना नहीं रखी है, बल्कि उनके प्रचलित रूप को ही अक्षुण्ण यानी स्थायी बनाए रखने के उपाय सुझाए हैं। वह किसी भी तरह की राजनीतिक क्रांति या विद्रोह के विरुद्ध है, यथास्थितिवादी है। अरस्तु अरस्तु की दृष्टि में क्रांति और राजनीतिक अस्थिरता एक ही भाव को व्यक्त करते हैं। वह साधारणतः क्रांति के दो अर्थ लगाता है। नंबर एक है राज्य के संविधान में परिवर्तन यानी चेंज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात संविधान के एक रूप जैसे कि राजतंत्र, गुटतंत्र, लोकतंत्र, नरसंसतंत्र यानी टायरनी इत्यादि में से एक को हटाकर दूसरे की यदि स्थापना हो जाती है तो ये क्रांति कहलाती है। इसी तरह यदि कोई संविधान जैसे कि राजतंत्र है अपने मॉडरेट रूप को छोड़ करके यानी कि संयत रूप को छोड़ करके और यदि वो उग्र हो जाए, एक्सट्रीम हो जाए, तो उसे भी अरस्तु क्रांति की संज्ञा देता है। नंबर 2 है, यदि किसी संविधान के रूप में तो कोई परिवर्तन नहीं होता, अपितु सत्ता एक पक्ष से दूसरे पक्ष के हाथों में चली जाती है, तो उसे भी अरस्तु क्रांति ही समझता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अरस्तु क्रांति शब्द का प्रयोग अत्यंत विस्तृत अर्थ में करता है, जो आज के युग की परिस्थितियों में मान्य नहीं है, अमान्य है। आज के युग में केवल असंवैधानिक तरीके से सत्ता परिवर्तन होने पर ही उसे क्रांति की संज्ञा दी जाती है। आज के समय में यदि आप संवैधानिक तरीकों से सत्ता परिवर्तन करते हैं तो वो क्रांति नहीं है, आप अपितु सत्ता में परिवर्तन है, शासन में बदलाव है। लेकिन आप गैर संवैधानिक तरीकों को अपनाते हैं तो वो क्रांति कहलाती है। क्रांतियों के कारणों पर विचार करते हुए अरस्तु पहले इस बुनियादी तथ्य की ओर संकेत करता है कि वर्तमान स्थिति से असंतोष की भावना क्रांति को जन्म देती है। दूसरे शब्दों में, यदि नागरिक वर्तमान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था से असंतुष्ट होंगे तो क्रांति की संभावना समाप्त हो जाएगी। असंतोष चाहे छोटे से क्षेत्र में फैला हो या बड़े क्षेत्र में, वह हिंसात्मक रूप में प्रकट होता है। अतः क्रांति का पहला चरण सेडिशन है। सेडिशन होता है विद्रोह। यदि विद्रोह का दमन कर दिया जाए तो वह विफल हो जाता है। यदि वह सफल हो जाए तो वर्तमान शासन का पतन हो जाता है, उसका नाश हो जाता है और सत्ता किसी दूसरे पक्ष के हाथों में चली जाती है, चाहे उससे संविधान के रूप में कोई परिवर्तन हो या न हो। अब प्रश्न उठता है कि असंतोष का जन्म ही क्यों होता है नागरिकों के मध्य या जनता के मध्य। तो अरस्तु का विचार है कि क्रांति का बीज मनुष्य के मन में उगता है। विषमता तथा अन्याय की अनुभूति असंतोष की जननी है। जब कुछ लोग यह अनुभव करते हैं कि राज्य में सत्ता और सम्मान का वितरण समान नहीं है और वे अपने आप को इन वस्तुओं से वंचित अनुभव करते हैं, तो उनमें असंतोष की भावना पनपने लगती है और वे अपना हक हासिल करने के लिए संगठित होते हैं, एकजुट हो जाते हैं। इस प्रकार राज्य के अंतर्गत गुटबंदी जोर पकड़ने लगती है और मेलजोल की भावना लुप्त होती जाती है। गुट बना लेते हैं नागरिक, अपने अपने समूह बना लेते हैं, दल बना लेते हैं। यहाँ पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि अरस्तु आर्थिक परिस्थितियों को इस असंतोष का प्रमुख कारण नहीं मानता। संभवतः उन दिनों सामाजिक संघर्ष में आर्थिक तत्वों का वर्चस्व था, प्राधान्य था, जैसा कि औद्योगिक क्रांति के बाद प्रकट हुआ और जिससे प्रेरित होकर कार्ल मार्क्स ने इतिहास की आर्थिक व्याख्या का सिद्धांत रखा। अरस्तु के समय में राजनीतिक शक्ति और सम्मान की इच्छा आर्थिक स्वार्थ की पूर्ति का साधन नहीं थी, बल्कि वह अपने आप में साध्य थी, एंड इन इटसेल्फ थी। फिर भी वह आर्थिक विषमता यानी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की बिल्कुल अनदेखी नहीं करते हैं। वह कहता है कि दरिद्र और संपन्न वर्गों में समाज के विभाजन की प्रक्रिया जितनी तीव्र होगी, क्रांति की संभावना उतनी ही प्रबल हो जाएगी, उतनी ही बढ़ जाएगी, क्योंकि दरिद्र वर्ग
संपन्न वर्ग को विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करते देखकर क्रांति की ओर तत्पर होगा, परंतु यदि एक दृढ़ एवं विशाल मध्यम वर्ग को दोनों के बीच संतुलन कायम कर सके तो क्रांति की संभावना क्षीण हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ अन्याय की अनुभूति न्याय की किसी सर्वमान्य परिभाषा पर आधारित नहीं होती, बल्कि आत्मपरख यानी सब्जेक्टिव होती है, क्योंकि जो भी पक्ष अभिजात वर्ग, जनसाधारण इत्यादि अपने आप को जितनी सत्ता और सम्मान के योग्य समझते हैं, यदि उससे वंचित अनुभव करते हैं तो वे वर्तमान शासन को अन्यायपूर्ण कहने लगते हैं, जबकि दूसरा पक्ष उसी को न्यायपूर्ण समझ सकता है। उदाहरण के लिए, जब चुनाव में षड्यंत्र रचा जाता है, जब सरकार की बागडोर अयोग्य और धूर्त लोगों के हाथों में चली जाती है, जब राजनीतिक भ्रष्टाचार फैल जाता है, या जब कुछ व्यक्तियों को बहुत ज़्यादा अनावश्यक रूप से महत्व दिया जाता है, तब दूसरे लोगों के मन में अन्याय की अनुभूति उत्पन्न हो जाती है, पैदा हो जाती है। संविधान के विभिन्न रूपों के अंतर्गत क्रांतियों के कारण भी भिन्न भिन्न हो सकते हैं, जैसा कि आपको बताया था कि एक तंत्र में क्या होता है, लोकतंत्र में क्या होता है, कुलीन तंत्र में क्या होता है, और क्रांतियों के निवारण के उपाय भी आपको बता दिए गए हैं कि जो अन्याय असमानता का भाव वो ख़त्म किया जाए, मध्यम वर्ग का विकास किया जाए, और नागरिकों में बाह्य आक्रमण का भय दूर किया जाए, मध्यम वर्ग को बढ़ावा दिया जाए, विभिन्न वर्गों को सत्ता का वितरण किया जाए। तो ये सब बातें अरस्तु महोदय बताते हैं। अब बात ये आती है कि ये क्रांति संबंधी जो विचार हैं, इनकी समालोचना क्या है। तो इसके संबंध में हम कह सकते हैं कि क्रांति के बारे में अरस्तु के जो सिद्धांत की आलोचना है, तो वो इस आधार पर की जा सकती है कि उसने क्रांति की परिभाषा दी है वह सही नहीं है, प्रासंगिक नहीं है, व्यवहारिक नहीं है। प्रचलित संविधान के अंतर्गत सत्ता के परिवर्तन को क्रांति की संज्ञा देना उचित नहीं है। कोई भी छोटा मोटा परिवर्तन होता है तो ये नहीं कि वो क्रांति हो गई। दूसरी बात है, अरस्तु तत्कालीन नगर राज्यों की राजनीतिक अस्थिरता से इतना परेशान था कि उसने स्थिरता को ही साध्य मान लिया, यहाँ तक कि स्थिरता और गतिहीनता में भी कोई अंतर नहीं किया। इस तरह की स्थिरता में सामाजिक प्रगति की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। फिर स्थिरता की तीव्र अभिलाषा अरस्तु को रूढ़िवादी के साथ साथ सर्वाधिकारवादी टोटलिटेरियन भी बना देती है। वह ऐसी शिक्षा प्रणाली का समर्थन करता है जो पूरी तरह से राज्य के नियंत्रण में रहे। ऐसी शिक्षा नागरिकों को कठोर अनुशासन सिखाकर राजनीतिक स्थिरता को ला देगी। अगर कठोर अनुशासन में ला दिया नागरिकों को तो हो सकता है कि राज्य में राजनीतिक स्थिरता आ जाए, परंतु उससे नए नए विचारों को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। सामाजिक प्रगति जो है वो नहीं होगी, अवरुद्ध हो जाएगी, और जो भी नए विचार हैं उनका दमन कर दिया जाएगा। राज्य के नियंत्रण के चलते किसी को अपने विवेक के प्रयोग का अधिकार नहीं होगा। ऐसी शिक्षा से व्यक्ति का नैतिक उद्धार कहाँ तक हो सकेगा, यह संदिग्ध है। भले ही शिक्षा प्रणाली को बड़े बड़े विद्वानों के निर्देशन में रखा गया हो, ऐसी शिक्षा प्रणाली सामाजिक प्रगति को बढ़ावा नहीं देगी, बल्कि उसमें बाधा उत्पन्न करेगी, क्योंकि सामाजिक प्रगति नए नए विचारों के प्रयोग पर आधारित है। कुछ भी हो, हमें अरस्तु के विचारों और सुझावों का मूल्यांकन उसकी तात्कालिक समस्या को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। दोस्तों, बार बार वही बात दोहरा रहा हूँ मैं कि किसी भी विद्वान को, राजनीतिक विद्वान को आप पढ़ते हो तो तत्कालीन जो परिस्थितियां हैं उनका अवश्य अध्ययन करें, उनका जीवन परिचय पढ़ें। अरस्तु का अध्ययन कर रहे हैं तो सबसे पहले उसका जीवन परिचय पढ़ें, ताकि उस समय की सामाजिक राजनीतिक जो हालात हैं उनसे आप रूबरू हो सको, और फिर उनके विचारों को आप समझ सकते हो, अच्छे बेहतर ढंग से समझ सकते हो। और इस दृष्टि से हम तत्कालीन परिस्थितियों की दृष्टि से देखें तो उनका ये कथन सर्वथा युक्त है कि हमें परिवर्तन के विषय में तब सोचना चाहिए जब हम अपेक्षित स्थिरता की स्थिति प्राप्त कर चुके हों। जब हम ये सोचें कि शासन में स्थिरता है, सही है, शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है, तो उसको चलने देना चाहिए। यथास्थितिवाद का वो घनघोर समर्थक है। और फिर हमें लगे कि बहुत ज़्यादा परिवर्तन करने की आवश्यकता है तो उसमें कर लेना चाहिए, लेकिन ये चीज़ अरस्तु को रूढ़िवादी बना देती है। तो यह आलोचना में हम कह सकते हैं
एक शब्द और मैंने अभी इस्तेमाल किया था कि सर्वाधिकारवाद, तो ये क्या होता है? ऐसी व्यवस्था जिसमें राज्य अपने नागरिकों के जीवन के सभी पक्षों को निर्देशित करे, उनको कंट्रोल करे, और इसमें साधारणतः सामाजिक जीवन के किसी लक्ष्य को अनिवार्य मानकर समाज के सारे संसाधन उस लक्ष्य की सिद्धि में लगा दिए जाते हैं। किसी को उसका विरोध करने का अधिकार नहीं होता। तो ऐसी व्यवस्था को सर्वाधिकारवादी व्यवस्था कहते हैं। धन्यवाद दोस्तों। आगे के वीडियो में हम अरस्तु के अन्य विचारों का अध्ययन करेंगे।